ये मूवी नामी के बारे में है। नामी बस में सो रही थी। वो जल्दी में बस से उतरती है लेकिन वो अपना मोबाइल बस में भूल जाती है। काफ़ी टाइम बाद बस में कोई अननोन आदमी उसका मोबाइल उठा लेता है। हमें वही अननोन आदमी दिखाया जाता है और इसका नाम था जुनयोंग। नामी के मोबाइल पे उंजू की कॉल आती है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। जुनयोंग टेक्स्ट मैसेज के थ्रू उससे एक औरत की आवाज़ में बात करता है। वो उंजू को बताता है कि कैसे उसे ये मोबाइल एक बस से मिला। अगर वो चाहती है तो ये मोबाइल वो पुलिस को हैंड ओवर कर दे, लेकिन उंजू कहती है कि मोबाइल ओनर से बात करने के बाद वो कुछ फ़ैसला लेगी। उंजू नामी के घर जाती है और नामी इस बात से बेखबर कि उसका मोबाइल खो गया है। वो सो रही थी। उंजू उसे सरप्राइज़ देती है कि उसका मोबाइल खो गया है। जुनयोंग नामी को इंटरनेट पे सर्च करता है और उससे रिलेटेड नोट्स बनाने लगता है। नामी की कॉल आती है। ये फिर उसी औरत की आवाज़ में बात करता है। नामी उसे अपने कैफ़े में आने का बोलती है और कॉल रख देती है। वो उसके मोबाइल का पासवर्ड ट्राई करता है लेकिन उसे पासवर्ड नहीं मिलता, तो वो नामी के मोबाइल की स्क्रीन तोड़ देता है। दूसरी तरफ पुलिस को पहाड़ों में एक लड़की की लाश मिलती है। पुलिस वालों को कोई एविडेंस नहीं मिलता सिवाय एक प्लांट फूड के। प्लांट फूड को देख के डिटेक्टिव वू को शक होता है। डिटेक्टिव वो जंगल में जाते हैं जहां उन्हें अपने बेटे जुनयोंग का लगाया हुआ एक प्लम ट्री दिखता है। उन्हें वहां पे वही प्लांट फूड दिखाई देता है जो इतना पुराना नहीं लग रहा था। डिटेक्टिव वू और डिटेक्टिव किम जुनयोंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। डिटेक्टिव किम को लग रहा था कि जुनयोंग ही मर्डरर है, जबकि डिटेक्टिव वू जो कि जुनयोंग का फादर है, उन्हें लग रहा था कि जुनयोंग कभी किसी का मर्डर नहीं कर सकता था। ज़रूर इसके किसी फ्रेंड का ये काम है। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि जुनयोंग को अपना घर छोड़े पूरे 7 साल हो गए हैं। जब से जुनयोंग ने अपना घर छोड़ा इसका अपनी फैमिली के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। नामी अपने कैफ़े में थी जहाँ जुनयोंग की उसे कॉल आती है। वो औरत की आवाज़ में नामी को बताता है कि उसकी मोबाइल की स्क्रीन उससे टूट गई है। उसका मोबाइल एक रिपेयर शॉप पे है जहाँ पे उसने एडवांस पेमेंट कर दी है, तो वो बस वहाँ जाके अपना मोबाइल ले सकती है। नामी उसे शॉप पे जाती है जहाँ उसकी मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई थी। वहाँ पे जुनयोंग आता है जिसने मास्क पहना था। मोबाइल रिपेयर करने के लिए उसे एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसमें वो अपना पासवर्ड भी लिखती है। जुनयोंग को पासवर्ड मिल गया था। वो नामी के मोबाइल की स्क्रीन चेंज करता है और उसका मोबाइल हैक कर लेता है। नामी अपना मोबाइल ले जाती है। जुनयोंग अपने एक मोबाइल से नामी की एक्टिविटीज़ पे नज़र रख रहा था। वो किससे बात कर रही है, यहाँ तक कि उसका कैमरा और माइक्रोफोन भी हैक था। नामी अपने कैफ़े में गेम खेल रही होती है और उसकी मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है। वहाँ पे एक कस्टमर आता है जो कि था जुनयोंग जिसने मास्क नहीं पहना था। वो एक ड्रिंक लेता है जो कि उनके मेन्यू में नहीं थी। वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे वो इस कैफ़े में आता जाता रहता है। नामी उसे वही ड्रिंक देने चाहती है जहाँ पे जुनयोंग उसी गेम को खेल रहा था जो थोड़ी देर पहले अभी नामी खेल रही थी। नामी उससे बात करती है ये समझ के कि वो एक रेगुलर कस्टमर है। नामी का बाप आता है तो नामी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव वो को पता चलता है कि उनकी वाइफ छुप के जुनयोंग से बात करती है। वहाँ से उसे जुनयोंग का एड्रेस मिलता है। जुनयोंग नामी की हर एक्टिविटी पे नज़र रख रहा था। वो कहाँ जा रही है, वो क्या खा रही है, वो क्या देख रही है, हर चीज़ पे उसकी नज़र थी। वो साथ में अपने नोट्स भी बना रहा था कि उसे नामी के साथ करना क्या है और किन लोगों को उसने नामी की ज़िंदगी से हटाना है। वो था नामी का बाप, उसकी बेस्ट फ्रेंड उंजू और उसकी कंपनी की CEO। नामी के नाम के साथ वो लिखता है 9, यानी कि वो उसकी 9th विक्टिम होगी। वो अपने लैपटॉप में लास्ट विक्टिम का वॉलपेपर हटा के नामी का वॉलपेपर लगाता है। नामी ऑफिस में थी, उसे CEO बुलाती है। जी मार्केट नामी कंपनी इनके प्रोडक्ट्स खरीदना चाहती थी, इसी वजह से CEO उसकी पेमेंट डबल कर देती है। नामी अपने कोवर्कर्स के लिए भी बात करती हैं लेकिन CEO कहती है कि उसने सबसे लंबे अरसे के लिए काम किया है तो ये उसका रिवॉर्ड है। वो नामी से प्रॉमिस लेती है कि ये बात इन दोनों के दरमियान में होगी, लेकिन इस दौरान नामी के पास उसका मोबाइल भी था, यानी जुनयोंग उनकी बातें सुन रहा था। जब नामी घर पे नहीं होती तो जुनयोंग उसके घर जाता है। वो उसका घर देखने लगता है। वहाँ उसे नामी का एक पुराना मोबाइल भी मिलता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव किम डिटेक्टिव वू को जुनयोंग के बारे में बताते हैं। उन्हें जुनयोंग के घर का पता मिल गया था और ये कि उसकी एक स्मार्टफोन रिपेयर शॉप है और पिछले 2 साल से जुनयोंग के पास कोई स्मार्टफोन नहीं है। नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव वो जुनयोंग के ठिकाने पे पहुंच चुके थे।
वो घर की तलाशी लेते हैं जहाँ पे उन्हें जुनयोंग का एक बैग मिलता है। उसमें विक्टिम्स के स्मार्टफोन और बहुत सारे सबूत थे। वहाँ पे पिछले विक्टिम की तस्वीर भी मिलती है और जुनयोंग के नोट्स भी मिलते हैं जिसमें उसने अपनी पिछली विक्टिम की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। जुनयोंग भी घर वापस आ गया था लेकिन दरवाज़ा खोलने से पहले ज़मीन पे गिरी हुई पिन देख लेता है जो उसने अपने दरवाजे में अटकाई थी, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके घर में कोई है। तो वो विंडो से देखता है तो वहाँ पे डिटेक्टिव वू थे। जुनयोंग अपने बाप की तस्वीर सेंड करता है और उसे मैसेज करता है जिससे डिटेक्टिव वू जुनयोंग को ढूंढने लगते हैं। जुनयोंग बार बार डिटेक्टिव वू को उनकी तस्वीरें सेंड कर रहा था। कहीं दूर से उन्हें कैमरा की फ्लैशलाइट दिखाई देती है तो वो उस तरफ जाते हैं। वहाँ देखने पर पता चलता है कि ये जुनयोंग की सिर्फ एक चाल थी। डिटेक्टिव वो जल्दी से जुनयोंग के घर पहुँचते हैं लेकिन उस वक्त तक जुनयोंग सारे सबूतों के साथ वहाँ से भाग गया था। वो उस बैग के साथ नामी के कैफ़े में जाता है। नामी के बाप से ये वही स्पेसिफिक ड्रिंक मांगता है। वो फिर से प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि जैसे वो यहाँ आता जाता रहता है, लेकिन नामी का बाप कहता है कि उसे लोगों की शक्ल अच्छी तरह से याद होती है, इसलिए उसे ज़्यादा चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे ड्रिंक देते हैं और वो कैफ़े में बैठ जाता है। जुनयोंग और नामी की वहाँ पे फिर से मुलाकात होती है क्योंकि जुनयोंग ने उससे एक सीडी ऑर्डर करवाई थी। जुनयोंग नामी को अपना बिजनेस कार्ड भी देता है। नामी का बाप उसे घर छोड़ने जा रहा था तो वो नामी को समझाता है कि वो उस आदमी से दूर रहे क्योंकि उन्हें जुनयोंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो नामी को कहते हैं कि वो अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू अपने पास रखा करे। जुनयोंग उन दोनों की बातें सुन रहा था। नामी अपने घर पे थी जहाँ पे उंजू भी आती है क्योंकि उसकी अपनी माँ के साथ लड़ाई हो गई थी तो वो नामी के साथ रहने लगती है। ये दोनों जुनयोंग के बारे में बात कर रही थी। उंजू को लग रहा था कि नामी को जुनयोंग पसंद है। नामी कहती है कि जुनयोंग और अच्छा लग सकता है अगर वो अपनी ग्लासेस को उतार दे और एक नया हेयर कट करवाए। नामी का मोबाइल उसके पास रखा था। दूसरी तरफ हम लोग नामी के बाप को देखते हैं। जुनयोंग नामी बन के नामी के फादर को मैसेज करता है। वो उसे ऐप इंस्टॉल करने का कहता है तो नामी का फादर पहले तो नहीं करता लेकिन बाद में उस ऐप को इंस्टॉल कर देता है। उस ऐप के थ्रू जुनयोंग नामी के फादर का मोबाइल हैक कर लेता है। रात को जब नामी का बाप घर से बाहर जाता है पैकेज लेने तो जुनयोंग हमला करता है और उन्हें बेहोश करके घर के अंदर ले जाता है और फिर नामी के बाप को अच्छी तरह से बांध देता है। दूसरी तरफ पुलिस को पहाड़ों में 7 और डेड बॉडीज मिलती हैं। डिटेक्टिव वो को पता था कि ये उनके बेटे का किया धरा है। सुबह हो जाती है। नामी काफ़ी देर से उठती है। जब वो अपना मोबाइल चेक करती है तो उसे बहुत से मैसेजेस और मिस कॉल्स आई थी। नामी अपना अकाउंट चेक करती है तो वो देखती है कि किसी ने उसके अकाउंट से मैसेजेस किए हैं। एज अ व्यूवर हमें पता है कि ये मैसेजेस जुनयोंग ने किए हैं जिसमें उसने नामी के को-वर्कर्स, उसकी कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट और सीईओ को बेइज्जत किया हुआ था। ये भी लिखा था कि उसे किसी के तरस खाए हुए पैसों की ज़रूरत नहीं और ये कि वो इस घटिया कंपनी को छोड़ रही है। नामी जब ऑफिस पहुंचती है तो उसके को-वर्कर्स और सीईओ उस पर गुस्सा थे। अकाउंट पे कंपनी के प्रोडक्ट की बेइज्जती करने के बाद जो प्रोजेक्ट इन्हें मिला था वो भी कैंसिल हो गया था जिससे कंपनी को काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। नामी सीईओ को बताती है कि लगता है कि उसका मोबाइल हैक्ड है। सीईओ उसकी एक नहीं सुनती और धक्के मार के उसे वहाँ से निकाल देती है। दूसरी तरफ जुनयोंग अपने नोट्स में से नामी के बाप और उसके सीईओ का नाम काटता है। अब बची थी उंजू जिसे उसे नामी की ज़िंदगी से निकालना था। नामी और उंजू पुलिस के पास जाते हैं कंप्लेंट फाइल करने। केस फाइल करने के लिए पुलिस वालों को एक पक्का सबूत चाहिए था जिससे ये पता चल सके कि नामी का मोबाइल वाकई में हैक्ड है। नामी डिसाइड करती है कि वो खुद ही उस हैकर को ढूंढेगी। दूसरी तरफ जुनयोंग नामी के बाप के घर में बैठ के उस पर नज़र रख रहा था। नामी के बाप को होश आता है। जुनयोंग उसे दिखाते हुए उसके मोबाइल से नामी को मैसेज करता है कि आज कैफ़े की छुट्टी कर लो। नामी का बाप उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो नामी को हर्ट ना करे। जुनयोंग फ्री का लेक्चर देते हुए उसे बताता है कि मोबाइल को यूज़ करते हुए वो क्या कुछ कर सकता है। नामी हैकर को पकड़ने के लिए जुनयोंग की मदद लेती है। जुनयोंग उसे बताता है कि किसी ने उसके मोबाइल पे एक ऐसी ऐप इंस्टॉल की है जिससे उसका मोबाइल हैक हो गया है, जिससे हैकर उसकी हर मोबाइल की एक्टिविटी पे नज़र रख रहा है। जुनयोंग उसे सारी बातें सच बता रहा था लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों। वो नामी को कहता है कि उसने मोबाइल रीसेट कर दिया है इसलिए वो दोबारा इसे यूज़ कर सकती है। वो नामी को बहाने से बाहर बुलाता है और उससे कहता है कि उसने उसका मोबाइल चेक किया है, उसमें कोई भी स्पाईवेयर या ये कह लो कि हैकिंग की ऐप डाउनलोडेड नहीं है।
यानी कि उसका मोबाइल हैक नहीं है। वो नामी को कहता है कि किसी ने डायरेक्टली उसके मोबाइल से वो टेक्स्ट मैसेजेस सेंड किए हैं। वो नामी का शक अंजू की तरफ ले जाना चाहता था और वो इस चीज़ में कामयाब हो जाता है। नामी साफ साफ जाके अंजू से पूछती है कि ये सब कुछ उसका किया धरा है या नहीं। ये सुन के अंजू काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है। वो गुस्से में कहती है कि हाँ, ये सब कुछ उसी ने ही किया है, जबकि उसे सच बोलना चाहिए था। वो नामी को कहती है कि वो उसे कभी भी कॉल ना करे और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसे जाता देख के जुन योंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। डिटेक्टिव वो डिटेक्टिव किम को सबूतों के साथ बताते हैं कि जुन योंग ही असली मर्डरर है। डिटेक्टिव किम कहते हैं कि उन्हें ये सच छुपाना होगा, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो सारे डिटेक्टिव वो को ब्लेम करेंगे। लेकिन डिटेक्टिव वो कहते हैं कि वो किसी भी हालत में जुन योंग को पकड़ के रहेंगे। ये दोनों जाते हैं जुन योंग की स्मार्टफोन रिपेयर शॉप पे। जुन योंग वहाँ भी सारे सबूत हटा चुका था। दूसरी तरफ नामी अपनी और अंजू की वीडियो देख के रो रही थी। मोबाइल की बैटरी लो होने से मोबाइल ऑफ हो जाता है। वो मोबाइल को उठा के फेंकती है। मोबाइल की स्क्रीन टूटने से नामी को उसी रिपेयर शॉप के बारे में याद आता है। शॉप पे डिटेक्टिव वो को फॉर्म्स मिलते हैं जो कि विक्टिम्स ने फिल किए थे। डिटेक्टिव वो जब जुन योंग के घर की तलाशी ले रहे थे, उस वक्त जुन योंग के नोट्स में नामी का नाम लिखा था। यहाँ पे सिर्फ 8 फॉर्म्स थे और नामी का फॉर्म मिसिंग था। वो नामी के बारे में डिस्कस कर ही रहे थे कि वहाँ पे नामी आ जाती है 2 पुलिस ऑफिसर्स के साथ। नामी को शक था कि जिसने उसका मोबाइल रिपेयर किया है उसी ने ही उसका मोबाइल हैक किया होगा। वहाँ उसे पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि जुन योंग है। ये मिलकर जुन योंग को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। नामी का मोबाइल अभी ऑफ था, तो प्लान ये था कि जब नामी अपना मोबाइल स्विच ऑन करेगी, वह ऐसे प्रिटेंड करेगी कि उसे जुन योंग की सच्चाई के बारे में नहीं पता और फिर वो किसी बहाने से जुन योंग को अपने घर बुलाएगी। अच्छा सा मौका देख के डिटेक्टिव किम और वू उसे पकड़ लेंगे। यहाँ नामी एक बात से अनजान थी। उसे लग रहा था कि जुन योंग एक स्टॉकर है, लेकिन रियलिटी में वो एक साइको किलर है। ये लोग इसी प्लान को फॉलो करते हैं। नामी बहाने से उसे अपने घर पे बुलाती है। जुन योंग नामी के बाप के घर खुले सांड की तरह घूम रहा था। जुन योंग एक नया हेयर कट देता है और अपने चश्मों को उतारता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा नामी ने बोला था कि वो अच्छा लगेगा। वो सूट बूट पहन के वहाँ पहुँच जाता है। डिटेक्टिव वो गन लेके उसे पकड़ने जाते हैं। जुन योंग मोबाइल की स्क्रीन से पीछे डिटेक्टिव वो को देख लेता है। वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे आ जाते हैं डिटेक्टिव किम। डिटेक्टिव वो जुन योंग को अपनी शक्ल दिखाने का कहते हैं। जब वो अपनी शक्ल दिखाता है तो डिटेक्टिव वो शॉक्ड हो जाते हैं। जुन योंग कहता है कि कौन जुन योंग? मैं वो नहीं हूँ। यहाँ पे रिवील होता है कि जिसे हम लोग जुन योंग समझ रहे थे वो जुन योंग है ही नहीं। जुन योंग कोई और है और ये जुन योंग की आईडी से यहाँ कितने सालों से रह रहा था। डिटेक्टिव वो और किम जुन योंग का इंतज़ार कर रहे थे और ये वो नहीं था। डिटेक्टिव किम उससे उसकी आईडी मांगते हैं, लेकिन वो उल्टा उनकी आईडी मांगने लगता है। जुन योंग, या ये कहूँ कि नकली जुन योंग, उनसे कहता है कि वो एक आम शहरी को गन दिखा के परेशान कर रहे हैं। वो उनकी वीडियो बनाने लगता है। डिटेक्टिव के मुझे सॉरी बोलते हैं और उसे जाने देते हैं। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब जुन योंग नहीं आता तो नामी को लगता है कि शायद उनसे कोई गलती हुई है, क्योंकि जुन योंग ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। डिटेक्टिव वो कहते हैं कि शायद वो किसी और टाइम नामी को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। डिटेक्टिव नामी को किसी सेफ जगह जाने का बोलते हैं और ये कहते हैं कि वो अपना मोबाइल चेंज कर ले। नामी कहती है कि उसके पास एक पुराना मोबाइल है, वो उसे यूज़ करेगी। नामी अपना पुराना मोबाइल निकालती है और ये वही मोबाइल था जो नकली जुन योंग ने उसके घर में देखा था। हो सकता है कि उसने उस मोबाइल को भी हैक किया हो। दूसरी तरफ डिटेक्टिव वू को चीफ की कॉल आती है। उन्हें पता चल गया था कि डिटेक्टिव वू का बेटा ही किलर है। नामी जिस सेफ जगह जाती है वो था उसके बाप का घर। नामी को क्या पता कि जिस घर वो जा रही है किलर वहीं पे मौजूद है। डिटेक्टिव वो नामी को वहाँ छोड़ते हैं और उसे अपना फ़ोन नंबर देते हैं और उसे होशियार रहने का कहते हैं। नामी एक पेन से कार्ड पे कुछ लिखती है और कहती है कि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद टेक्स्ट करती रहेगी और अगर उसने टेक्स्ट ना किया तो वो समझ जाए कि उसे हेल्प की ज़रूरत है। नामी घर जाती है और अपने बाप को देखती है जो कि सो रहा था। वो अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद नामी को जुन योंग का मैसेज आता है। वो नामी को अपना नया नंबर सेंड करता है और उसे कॉल करने का कहता है। जब नामी उसे कॉल करती है तो उसकी मोबाइल की आवाज़ उसी घर में आती है। नामी भाग के अपने बाप के पास जाती है और जब वो चेक करती है तो वहाँ सिर्फ कुशन्स थे। नामी अपने आप को कमरे में लॉक करती है और डिटेक्टिव वो का नंबर डायल करती है, लेकिन नंबर खुद ब खुद डिलीट होता है। नामी का ये मोबाइल भी हैक था।
जुनयोंग नामी के बाप की रिकॉर्डिंग लगाता है। नामी अपने बाप को ढूंढने लगती है। नामी को जुनयोंग मिलता है, वो उससे अपने बाप के बारे में पूछती है। नकली जुनयोंग नामी के बाप की वीडियो दिखाता है। ये देख के नामी कहती है कि वो उसके बाप को छोड़ दे और बदले में वो कुछ भी करेगी। दूसरी तरफ डिटेक्टिव्स वापस स्टेशन जा रहे थे। वहाँ उन्हें कॉल आती है और कॉल पे उन्हें पता चलता है कि पुलिस को 1 साल पहले एक डेड बॉडी मिली थी। डीएनए टेस्ट कराने पे उन्हें पता चला कि वो डिटेक्टिव वू का बेटा जुनयोंग है। उन्हें पता चल गया था कि असली जुनयोंग मर चुका है। नकली जुनयोंग नामी को कहता है कि या वो अपने आप को बचा सकती है या अपने बाप को, तो वो खुद चूज़ कर ले। नामी कहती है कि वो अपने बाप को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। तो जुनयोंग उससे टेक्स्ट मैसेज करवाता है डिटेक्टिव वू को, यही कि नामी बिल्कुल ठीक है और वो उन्हें कल मैसेज करेगी। नामी उन्हें मैसेज करके नंबर नीचे फेंक देती है और कहती है कि आखिर वो उसके पीछे क्यों पड़ा है। नकली जुनयोंग कहता है कि उसके पीछे पड़ने का कोई स्पेशल रीज़न नहीं है, उसे बस नामी का मोबाइल मिल गया था। बातों बातों में नामी अपनी पॉकेट में से चाकू निकालती है। वो कुछ कर पाती इससे पहले वो वॉशरूम चला जाता है। नामी हथियार लेके उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जब वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है तो उसका बाप बाथटब में था। उसके पास चाकू लेके नकली जुनयोंग बैठा था। वो नामी को हथियार नीचे फेंकने का कहता है। नामी हथियार को नीचे फेंकती है और कहती है कि वो कुछ भी करेगी अपने बाप को बचाने के लिए। वो नामी को डक टेप से अपने पैर बांधने का बोलता है, तो वो ऐसा ही करती है। नकली जुनयोंग उसका हाथ बांधता है और उसका चाकू उसे दिखाता है कि उसके पास एक चांस था। वो बाथटब की टैप को ऑन करता है। नामी कहती है कि वो जो बोलेगा वो करेगी, तो वो उसके बाप को ना मारे। वो टैप को बंद करता है और नामी को कहता है कि वो उसके बाप को नहीं मारेगा, बल्कि नामी खुद अपने बाप को मारेगी। वो नामी के मुंह पे टेप लगाता है और उसे बाथटब में फेंक देता है। वो नामी के मोबाइल से नामी की पिक्चर लेता है और उसे वॉलपेपर पे सेट करता है। वो ज़मीन से नामी के फेंके हुए पेपर को उठाता है और सोफे पे बैठ जाता है। पेपर पे लिखा था नो टेक्स्ट ओनली कॉल्स। वो अलर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव किम खिड़की से घर में इंटर होते हैं। नकली जुनयोंग डिटेक्टिव किम को देख लेता है। वो कुछ कर पाता है इससे पहले डिटेक्टिव वू उसे पकड़ लेते हैं। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। डिटेक्टिव वू उसे खूब मारते हैं और उसे बांध देते हैं। डिटेक्टिव किम नामी और उसके बाप को बचाते हैं। नामी को होश आ गया था, लेकिन उसके बाप की हालत ख़राब थी। डिटेक्टिव वो उससे अपने बेटे जुनयोंग के बारे में पूछते हैं। वो जुनयोंग होने की एक्टिंग करता है। फिर वो डिटेक्टिव वो का मजाक उड़ाता है कि कैसे वो उसकी चाल में फंस गए। डिटेक्टिव वो फिर जुनयोंग के बारे में पूछते हैं। फिर वो उसका बैग चेक करते हैं तो वहाँ पे उन्हें जुनयोंग का मोबाइल मिलता है। असली जुनयोंग के वॉलपेपर पे उसकी तस्वीर थी। इसका मतलब वो मारा जा चुका है। वो नकली जुनयोंग का विक्टिम नंबर 0 था। इसका मतलब सबसे पहले उसने जुनयोंग को जान से मारा था। उसे वहाँ नकली जुनयोंग के नोट्स भी मिलते हैं कि कैसे वो असली जुनयोंग को एक मर्डरर साबित करेगा। डिटेक्टिव वो गन लेके उसके पास जाते हैं, लेकिन नकली जुनयोंग कहता है कि वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और जेल चला जाएगा, इसलिए वो अपनी गन को नीचे रखते हैं। डिटेक्टिव वो गन को नीचे करते हैं। नामी इनकी बातें सुन रही थी। नामी अपने बाप को देखती है। फिर वो जुनयोंग को देखती है जो उसे टीस कर रहा था। वो अपने हाथ उसी चाकू से खोलती है। डिटेक्टिव किम की गन लेके वो उसे शूट कर देती है। खैर वो पूरी तरह मरा नहीं था। नामी के बाप को होश आ जाता है। वो गले मिल के रोने लगते हैं। अगले सीन में नामी की स्टोरी पूरे मीडिया में फैल रही थी। नकली जुनयोंग के बारे में हमें पता चलता है कि पैदाइश से उसकी आइडेंटिटी थी ही नहीं, यानी वो कभी रजिस्टर ही नहीं हुआ। जब नकली जुनयोंग को होश आएगा तो उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चलाया जाएगा। दूसरी तरफ हमें नामी कैफ़े में दिखाई जाती है जो अपने बाप और उंजू के साथ थी। इस सब के बाद नामी फेमस हो गई थी। नामी की कोई पिक्चर लेने की कोशिश करता है। नामी इस चीज़ को सेंस कर लेती है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। होप कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।